नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी और समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। नई दिल्ली के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मनाया गया उत्तर प्रदेश का अपना राज्य दिवस समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारीगरों और हस्तशिल्पों से की मुलाकात। प्रदेश में लागू होगी नई सौर ऊर्जा नीति 2022। लखनऊ सहित 16 नगर निगमों को बनाया जाएगा सोलर सिटी। प्रदेश के 13.5 लाख घरों की छतों पर लगेंगे सोलर रूफटॉप सिस्टम। प्रदेश में अग्नि सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश 2022 को मिली मंजूरी। बड़े और व्यावसायिक भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा अधिकारी की होगी नियुक्ति अनिवार्य। देना होगा अग्निकर। और काशी में आज से 18 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की हो रही है शुरुआत। काशी तमिल संगमम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक विरासतों का होगा मेल मिलाप। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे। वहां उन्होंने यूपी पवेलियन में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कारीगरों हस्तशिल्पों से बात कर उनका हौसला अफजाई भी की। उत्तर प्रदेश में मेले में अपना राज्य दिवस समारोह भी मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश पंडाल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां लगाए गए यूपी के सभी जिलों के स्टॉलों पर जाकर कारीगरों और उद्यमियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देशवासियों के सामने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिया था। इसके तहत उन्होंने वोकल फॉर लोकल नाम का स्लोगन दिया था। यूपी के सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना अपना यूनिक उत्पाद है। इसे लोकल से ग्लोबल बनाने के लिए हमने यूपी के परंपरागत उत्पाद की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग भी की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश को निर्यात का हब भी बताया। लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने, उसे लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। इस व्यापार मेले ने उत्तर प्रदेश के ज्यादातर उद्यमियों के उत्पादों को लोकल से ग्लोबल बनाने का मौका दिया है, जिसे लेकर ये काफी उत्साहित है। मैं अयोध्या से अविनाश चंद दुबे, और पर साल भी मेरा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। अब फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से मौका दिया गया है। पर साल इस साल में थोड़ा सा अंतर यह है कि पर साल मैं वोकल से लोकल था, अब मैं ग्लोबल की ओर बढ़ रहा हूँ। हमारा एक्सपोर्ट का भी लाइसेंस हमने बनवा लिया है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उसको हम कैसे पूरी वर्ल्ड में उसको फेमस कर सकें, तो एक प्रयास है हमारा और हमको रिस्पांस मिल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ योगी जी का। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा भी दिया गया है। मेले में बुधवार को उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस समारोह भी मनाया गया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गिरीश रेशाना की रिपोर्ट, टीवी न्यूज, दिल्ली। प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति 2022 को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत लखनऊ समेत 16 नगर निगम को सोलर सिटी बनाया जाएगा। इससे पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन घटाने के साथ ही राज्य सरकार गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ा सकेगी। नई नीति के तहत अगले 5 साल में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 13.5 लाख घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भवन स्वामियों को केंद्र सरकार के अनुदान के अलावा राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपए प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सरकारी संस्थाओं और प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के भवनों पर नेट मीटरिंग के साथ सोलर रूफटॉप की स्वीकृति दी जाएगी।
नई नीति के तहत 30,000 युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। इन्हें सौर ऊर्जा संयंत्र के रखरखाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इनको सूर्य मित्रों के नाम से जाना भी जाएगा। सरकार ने नीति के तहत किसानों को निजी नलकूपों का सोलर ऊर्जीकरण करने के लिए प्रोत्साहन देने के साथ ही मुसहर, वनटांगिया और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 70% तक सब्सिडी देने का फैसला लिया है, जबकि अन्य किसानों को 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान कल उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जाएगा। अध्यादेश में बड़े और व्यावसायिक भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही अब ऐसे भवनों के स्वामियों को हाउस और वाटर टैक्स की तरह फायर टैक्स भी देना होगा। यह अध्यादेश केंद्र सरकार के मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2019 को स्वीकार करते हुए तैयार किया गया है। अग्निकर से अग्निशमन विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मुआवजा दिया जा सकेगा जो राहत और बचाव कार्य के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होंगे। योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट विकसित करने जा रही है। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट और बिठूर समेत भगवान राम और माता सीता के जीवन काल से जुड़े धार्मिक स्थलों को शामिल किया जा रहा है। इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थलों को शामिल किया जाएगा। इसी तरह बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती और रामनगर सहित भगवान बुद्ध से जुड़े स्थल शामिल होंगे। प्रदेश में शक्तिपीठ सर्किट के भी निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसमें विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा देवी पाटन, नैमिषारण्य, मां ललिता देवी, मां ज्वाला देवी, मां शाकुंभरी देवी, शिवानी देवी और शीतला माता के मंदिरों और सिद्ध पीठों को शामिल किया गया है। महाभारत सर्किट में हस्तिनापुर, कंपिल्य, इक्षत्र, वर्णावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा और लक्षागृह जैसे स्थानों को शामिल करने के लिए चुना गया है। आध्यात्मिक स्थलों को भी सर्किट के रूप में प्रदेश सरकार की योजना है कि इसमें गोरखपुर, बलरामपुर, मथुरा, संत रविदास स्थल, मां परमेश्वरी देवी, विधु आश्रम, बटेश्वर और हनुमान धाम को शामिल किया गया है। वाराणसी में आज से काशी तमिल संगमम की शुरुआत होगी। 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का मेल मिलाप होगा। ये मेल मिलाप साधारण नहीं है, क्योंकि काशी से कांची तक की सदियों से एक परंपरा रही है। शिव से लेकर शिव तक सैकड़ों साल से तमिलनाडु के श्रद्धालु आकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते रहे हैं। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के प्राचीन विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों, विद्वानों के बीच अकादमी आदान प्रदान, सेमिनार, चर्चा आदि आयोजित किए जाएंगे, जहां दोनों के बीच संबंधों और साझा मूल्यों को आगे लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों, विद्वानों के बीच अकादमिक आदान प्रदान, सेमिनार, चर्चा आदि आयोजित किए जाएंगे, जहां दोनों के बीच संबंधों और साझा मूल्यों को आगे लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति की हिंदू परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की एक समझ विकसित करना और इस क्षेत्र में लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करना है। तमिलनाडु का और काशी का जो हजारों सालों से जो संबंध है, इस संबंध को समझना, सुदृढ़ करना और ये दोनों के जनजीवन में और साहित्य में, वांग्मय में जो समान भाव है, उसको समझना और नजदीक आना, ये इसका उद्देश्य है। तमिलनाडु से आए समूह काशी की ऐतिहासिक महत्ता को समझेंगे। तमिलनाडु की विभिन्न सांस्कृतिक टोली काशी में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके साथ ही छोटे व्यवसायी काशी में अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे ले जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की समग्र रूपरेखा के साथ आयोजित होने वाले प्राचीन भारत और समकालीन पीढ़ी के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। एक दृष्टि से यह बहुत भाषाओं का एक संगम है, विशेषतः काशी, तमिलनाडु और काशी का संगम है। काशी समागम ज्ञान, संस्कृत और विरासत के हिंदू प्राचीन केंद्रों के बीच की कड़ी को फिर से जोड़ेगा। काशी तमिल संगमम अभियान के विभिन्न पहलुओं, साहित्य, प्राचीन ग्रंथों, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, नृत्य, नाटक, योग, आयुर्वेद, हथकरघा, हस्तशिल्प के साथ साथ आधुनिक नवाचार, व्यापारिक आदान प्रदान, एकजुट एवं अगली पीढ़ी की अन्य प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भी केंद्रित होगा। तमिल अभ्यागतों के लिए काशी तैयार है।
तैयार है काशी और मां गंगा दो संस्कृतियों के संगम के लिए। तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले 1 महीने तक लगातार काशी में फिर से एक बार ज्ञान की बात होगी, विज्ञान की बात होगी, नवाचार के नए क्षेत्रों पर शोध होगा और कहीं मध्यम पड़ चुकी उस पुरातन संस्कृति को फिर से काशी की धरती पर उकेरा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि हमारी पुरातन संस्कृति क्या रही है। अविनाश के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में माह भर चलने वाले काशी तमिल संगमम के लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु से विशेष ट्रेन के माध्यम से वहां के 210 छात्र काशी भ्रमण के लिए आएंगे। ये ट्रेन 18 तारीख को वाराणसी पहुंचेगी। तमिलनाडु से आने वाले 2500 लोगों के स्वागत के लिए वाराणसी की महापौर मृदुला जायसवाल ने भी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से गहरा संबंध है। इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन हो रहा है। नगर के प्रथम नागरिक होने के नाते वो आने वाले अतिथियों का भव्य स्वागत करेंगी। हमारे धर्मों में भी आपस में समंगम रहे, आपस में प्रेम भाव रहे, आपस में एक दूसरे की संस्कृति को हम लोग इज्जत करें, भावना से उस प्यार से संबंध बढ़ाएं। इसलिए ये समंगम का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे तमिल भाई जो 250 की टीम में कम से कम नहीं तो 4 बार 5 बार आएंगे। ये लोग 3 दिन का स्टे करेंगे बनारस में। वो लोग को हम लोग पूरे शहर में काशी विश्वनाथ, रुद्राक्ष, दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय और TFC सेंटर, यहाँ हम लोग उनको भ्रमण कराएंगे, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। और एक गोष्ठी का कार्यक्रम भी BHU में होने जा रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को खुद उपस्थित रहेंगे। काशी तमिल संगमम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं आम जन भी इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित है। इसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और चेन्नई के IIT और वाराणसी के जो BHU, इन लोगों के सहयोग से ये किया जा रहा है। तमिल संगमम के द्वारा जैसे आदि शंकराचार्य ने 4 मठों के द्वारा पूरे भारतवर्ष को एकता में पिरोया, उसी तरह से काशी और तमिल संगम के द्वारा एक तमिल जो साहित्य है उसको और काशी का जो साहित्य वेद से जो निस्सरित है, दोनों को एकीकरण करने के लिए, अर्थात उसको समझाने के लिए तमिलों के लिए, तमिल सभ्यों के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है। अति प्राचीन काल से द्वितीया तिथि को नवरात्र में द्वितीय दर्शन होता है इनका, और द्वितीया तिथि को इनका दर्शन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। और नवदुर्गा सिर्फ काशी में ही ऐसे है जो स्वयंभू नवदुर्गा काशी के अंदर है, और सिद्धपीठ विशालाक्षी का भी यहाँ मंदिर काशी के अंदर विद्यमान है, और उसी के अंतर्गत ये नवदुर्गा मंदिर है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। मथुरा के वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव के कारण हुए हाल के हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत मंदिर प्रबंधन ने ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन का समय बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया है। मंदिर के प्रशासक सिविल जज जूनियर डिवीजन कोमल शुक्ला ने मंदिर के दर्शन के समय में बढ़ोतरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार अब ठाकुर श्री बांके बिहारी जी सुबह और शाम 5:30 और 5:30 घंटे भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर के पट पहले 8 घंटे,
15 मिनट खुलते थे। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के समय में बढ़ोतरी करते हुए शरद ऋतु में सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 से 9:30 तक मंदिर खोले जाने के आदेश दिए गए हैं, जबकि ग्रीष्म काल में मंदिर खुलने का समय सुबह 7 से दोपहर 12:30 तक और शाम 5 से रात 10:30 तक निर्धारित किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव के कारण 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी और कई घायल भी हुए थे। बाद में भी कई बार सप्ताहांत में श्रद्धालुओं में भीड़ के कारण हाल ही में श्रद्धालुओं के बेहोश होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद वृंदावन शोध संस्थान में नगरवासियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से बांके बिहारी मंदिर और आसपास के क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और मंदिर प्रबंधन तथा जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की व्यवस्था के लिए सुझाव मांगे गए थे। बैठक में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों के सेवायत प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, व्यापारी एवं गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। नई व्यवस्था के तहत मथुरा और वृंदावन शहर में रजिस्टर्ड ई रिक्शा का ही संचालन होगा, जिन पर स्टिकर और रेट लिस्ट चस्पा की जाएगी। इसके पालन न करने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आइसना और मूल अधिकारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल कुमार मिश्र ने कहा कि भारत का G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना देशवासियों के लिए एक गर्व का मौका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के विश्व गुरु होने की भूमिका को विश्व पटल पर साकार करके दिखाया है और वे लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। सलिल मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में G20 विकसित और विकासशील और पिछड़े देशों के लिए एक समान नीतियां लागू करके विश्व को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करेगा। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट के सपा रलौद गठबंधन से पूर्व विधायक मदन भैया ने नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर अब तक 3 लोग नामांकन दाखिल कर चुके हैं। भाजपा ने निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया है। वो 17 नवंबर को नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगी। भाजपा विधायक विक्रम सैनी को एक मामले में हुई सजा के बाद ये सीट रिक्त हुई है। लोकदल के और समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं, किसानों के, कमेरों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, यही मुद्दे हैं। बाहरी का कोई परेशानी नहीं है। बाहरी सवाल मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कुछ लोग कहते हैं। कानपुर देहात में युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आईजी प्रशांत कुमार ने कंप्यूटर ऑन व्हील लैब बस का लोकार्पण किया। इस लैब बस में 8 लैपटॉप लगाए गए हैं, जो गांव-गांव जाकर बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर की जानकारी देंगे। जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि अभी भी जहां बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, उस गांव में जगह जगह एकल विद्यालय खोलकर पढ़ाई कराई जा रही है और ऐसे बच्चों को लैपटॉप तथा कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कंप्यूटर टेस्ट में पास होने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जनपद कानपुर देहात जो है वो मूलतः एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर CSR में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी के तहत हमारी जो फ्रंटियर अलॉयज़ और फ्रंटियर स्प्रिंग्स का जो परिवार है, उन्होंने एकल के साथ एक टाई अप करके एक लर्निंग ऑन व्हील्स, एकल ऑन व्हील्स करके एक बस बनाई है, जिसमें कंप्यूटर्स हैं और गाँव-गाँव जाके जहाँ पे कम टीचर्स हैं वहाँ पे जाके कंप्यूटर की एजुकेशन देंगे बच्चों को। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आग्रह करना चाहूँगी सभी इंडस्ट्री से कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अधिक से अधिक जनपद के विकास में अपना साथ दें। पर ये पहला कदम है। हम लोग का ध्येय है कि ऐसे हम पूरे भारत के गांव में हम लोग ऐसी गाड़ियाँ चला सकें। एकल अभियान जो है पूरे भारत के अभियान है। हम लोग बुंदेलखंड प्रभाग के हैं, हम लोग कानपुर चैप्टर देखते हैं, तो हमारे इंजन में पूरा बुंदेलखंड प्रभाग है, जिसके लिए पहली गाड़ी आई है। ये कानपुर देहात के लिए आई है। कानपुर देहात में हमारे पास करीब 400 स्कूल हैं। उन 400 स्कूल में बारी बारी से पहले एक एरिया वाइज करेंगे। एक एरिया में करीब हम लोग हमारे पास एक संच में 30 स्कूल होते हैं,
तो हमारे यहाँ पे करीब 60 स्कूल को ये कैटर करेगी। सोनभद्र में जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के सहयोग से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की है। ड्रैगन फ्रूट की खेती कम पानी और कम उर्वरा शक्ति वाली जमीनों में भी आसानी से की जा सकती है। ये खेती कम लागत और इसके फलों की बिक्री महंगी होने के कारण किसानों के लिए काफी लाभकारी है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन किसानों को पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। किसानों का मानना है कि इसके उत्पाद की कीमत बहुत कम है और 1 एकड़ में करीब 6 लाख रुपए की बचत है, जो कि अन्य फसलों से काफी बेहतर है। जनपद सोनभद्र जिस तरीके से यहाँ की जो मिट्टी है कि यहाँ पे बारिश भी कम रहती है, पथरीली मिट्टी है, साथ साथ यहाँ पर कुपोषण की भी समस्या काफ़ी है, बच्चे काफ़ी संख्या में अति कुपोषित हैं, कमज़ोर हैं। तो इसको देखते हुए क्योंकि ड्रैगन फ्रूट है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस रहता है और काफ़ी महंगा भी होता है, तो यहाँ के जितने भी किसान हैं अगर वो इस चीज़ की खेती करते हैं तो आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। धान और गेहूँ में 2-3 चीज़ों की समस्या है। पहले तो प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग की बड़ी समस्या होती है। तो ये लगा कि ये विदेशी फल है, लेकिन अपने यहाँ 2-3 मित्र हमारे पहले कर रहे थे, तो इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा बताया कि मतलब 1.5 बीघे में करीब पहले साल में ही मान के चलिए कि 25 से 30 हज़ार रुपये पहले साल में ही मतलब लागत काटने के बाद मिल जाता है। दूसरे साल में बढ़ता है और तीसरे से चौथे साल में 1.5 बीघे मतलब 1 एकड़ में आपका मतलब 6 लाख रुपए लागत काटने के बाद 6 लाख रुपए इसका प्रॉफिट है। अमेठी के कलेक्ट्रेट में बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास की कार्य योजना बनाने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस दौरान श्रमायुक्त शकुंतला गौतम ने कार्यक्रम की शुरुआत की। शकुंतला गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है कि 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त किया जाए। बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास हेतु ये आवश्यक है कि उनको बाल श्रम से दूर रखा जाए। बाल श्रम एक सामाजिक और आर्थिक बुराई है जिसे सरकारी विभागों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास से ही दूर किया जा सकता है। श्रमायुक्त द्वारा महिला और बाल कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और द्वारा बच्चों का प्रारंभ से टैगिंग करने के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे बच्चों का प्रारंभ से ही आंगनबाड़ी केंद्र और उसके पश्चात प्राथमिक शिक्षा अवधि से ही निरंतर मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए ताकि बच्चा बाल श्रम के कार्यों में संलग्न न हो। एक अभियान के रूप में, एक जन आंदोलन के रूप में लेकर हम सभी अपना इसको खाली पदी दायित्व ही ना समझे, इसको अपना नैतिक दायित्व भी समझे कि जो बच्चे राइट टू एजुकेशन में जिनको विद्यालय में होना चाहिए था, उनके हाथ में कागज कलम की जगह पर अगर उनके हाथ में औजार हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों को रेस्क्यू करके स्कूल में मेन स्ट्रीमिंग कराना, शिक्षा की धारा से उनको जोड़ना, ये सर्वोच्च प्राथमिकता। हाथरस की सासनी तहसील में नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को अंगवस्त्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान लिंग भेद के ऊपर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में ARTO नीतू सिंह को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने आप को सक्षम समझें, आगे बढ़ें और अपने सम्मान को बढ़ावा दें। महिलाओं ने कहा कि नारी को जागरूक होने की जरूरत है। जब वो जागरूक होती है तो वो परिवार ही नहीं, समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली होती है। इस तरीके से पुरुष हमारे समाज में एक कर्ता धर्ता होता है, घर का मालिक होता है। इसी तरीके से हमें महिलाओं को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि आप भी उतनी ही सहभागिता में हैं, आप भी पुरुषों के बराबर ही सक्षम हैं। अपने आप को सक्षम समझें, आगे बढ़ें। आप देख पा रहे होंगे लगभग 1000 महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं प्रांगण में, और हमारी बहुत अति विशिष्ट महिलाएं जो कि 20-25 महिलाएं मंच पर भी उपस्थित हैं। हमें अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण से सम्मान के योग्य बनाने के लिए भी आई हैं, जिससे हम अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं को सबल बना।
युवाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्घाटन युवाओं को तत्काल रोजगार देने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना है। आजमगढ़ जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा प्रबंधक राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि 10 लाख तक का ऋण बहुत ही न्यूनतम शर्तों पर प्राथमिकता के आधार पर 2 से 3 दिनों में फाइल कंप्लीट करके प्रदान कर दिया जाता है। इसके लिए हमारे सभी शाखाओं द्वारा बेरोजगार युवाओं से संपर्क कर मुद्रा ऋण के बारे में बताया जाता है। इस चालू वित्तीय वर्ष में 7.5 करोड़ रुपए का ऋण स्वरोजगार के लिए दिया जा चुका है। मुद्रा लोन प्राप्त कर चुके युवकों ने बताया कि हमें बड़े ही आसानी से मुद्रा लोन बैंक से मिल गए और हमने स्वयं का रोजगार अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जिसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गठित की गई है, योजना चालू की गई है, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का ऋण बहुत ही न्यूनतम शर्तों के साथ में हम ग्राहकों को प्रदान करते हैं। 10 लाख रुपए तक कोई कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए तक किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना हो, ट्रेडिंग लगाना हो या किसी भी टाइप का बिजनेस करना हो तो हमसे जुड़ सकता है। हम लोग भी इसको प्राथमिकता के साथ करते हैं। इसका टैट हम लोग लगभग 2 से 3 दिन में फाइल को प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं और इस वित्त वर्ष में अभी तक जो समय बीता है उसमें हम लोगों ने लगभग 120 के आसपास फाइल कर ली है, जिसमें अमाउंट 7.5 करोड़ के आसपास का है। मुझे मोदी मुद्रा लोन के बारे में पता चला तो मैंने बैंक में जाके अपनी लोन लिया और अपनी दुकान को पूरा विस्तार करने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाह रहा हूं और मुझे लोन प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। हमने अपना व्यवसाय करने के लिए मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन दिया था। बहुत आसानी से लोन मिल गया। मेरा अपना सेटअप भी खड़ा हो गया। बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई लोन में। फतेहपुर में डेंगू रोगियों के लिए इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में शासन के निर्देश पर डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। ये डेंगू मरीजों के लिए 32 बेड रिजर्व किए गए हैं। साथ ही ब्लड बैंक और पैथोलॉजी लैब व्यवस्थित की गई है। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 32 बेड तैयार करने के साथ सभी सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मरीज की तुरंत जांच कर इलाज किया जाए। डेडिकेटेड अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां, ओआरएस की उपलब्धता की गई है। साथ ही डेंगू जांच के लिए जिला अस्पताल को पर्याप्त रैपिड किट उपलब्ध कराई गई है। सीएमओ डॉक्टर सुनील भारतीय ने बताया कि आने वाले सभी संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है और डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर डेडिकेटेड अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। अभी तक लगभग 70 मरीजों की डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और वर्तमान में 10 मरीज भर्ती हैं। सभी को जागरूक करने के साथ डॉक्टर्स की टीम भी लगाई गई है। जिसमें आज की डेट में 9 मरीज भर्ती हैं। कल 12 केस भर्ती थे, उसमें 3 केसेस कल डिस्चार्ज हो गए थे। कल कोई भर्ती नहीं हुआ था नया केस, और आज की डेट में 9 केसेस वहाँ भर्ती हैं और हमारे यहाँ 23 बेड वहाँ अभी खाली हैं। वहाँ पर और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मनाया गया उत्तर प्रदेश का अपना राज्य दिवस समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारीगरों और हस्तशिल्पों से की मुलाकात। प्रदेश में लागू होगी नई सौर ऊर्जा नीति 2022। लखनऊ सहित 16 नगर निगमों को बनाया जाएगा सोलर सिटी। प्रदेश के 13.5 लाख घरों की छतों पर लगेंगे सोलर रूफटॉप सिस्टम। प्रदेश में अग्नि सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश 2022 को मिली मंजूरी। बड़े और व्यावसायिक भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा अधिकारी की होगी नियुक्ति अनिवार्य। देना होगा अग्निकर। और काशी में आज से 18 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की हो रही है शुरुआत। काशी तमिल संगमम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक विरासतों का होगा मेल मिलाप। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।